All right, so we'll see next question. How many grams of a liquid of specific heat 0.2 at a temperature 40 degrees Celsius must be mixed with 100 grams of liquid of specific heat of zero point 0.5 at the temperature 20 degrees Celsius so that the final temperature of the mixture becomes. मैंने कल ही आपको कैलोरीमीटर बताया था और कैलोरीमेट्री में जो फॉर्मूला इन्वॉल्व था स्पेसिफिक हीट कैलकुलेशन के लिए वो बताया था। उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को आप टेम्परेचर फाइंड करने के लिए फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर फाइंड करने के लिए रीमॉडिफाई कर सकते हो, मतलब मॉडिफाई करके मैनिपुलेट करके लिख सकते हो M1 S1 थीटा 1 प्लस M2 S2 थीटा 2 अपॉन, if I remember correctly, it was M1 S1 plus M2 S2 more or less. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट फाइनल टेम्परेचर। जो हमने कल कैलोरीमेट्री हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस किया था, तो यू कैन डू दिस। तो M1 इज 0.2, नहीं, मास फाइंड करना है, M1 फाइंड करना है, फाइनल टेम्परेचर 32 डिग्री है, M1 फाइंड करना है, S1 आपको दिया हुआ है 0.2, थीटा 1 आपको दिया है 40 डिग्री, प्लस M2 आपको दिया हुआ है इन्होंने 100 ग्राम, S2 आपको दिया हुआ है 0.5 और थीटा 2 आपको दिया हुआ है 20 डिग्री अपॉन M1 0.2 प्लस 100 0.5। यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, ये आपको सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन लेट अस डू इट। दिस इज 32 इक्वल टू 40 into 2 is 80, so 8 times of M1 प्लस ये आपका आ गया 100 into 0.5 is 50, 50 into 20 is 1000 upon 0.2 times of M1 plus 50। तो इसको सॉल्व करो, you will get 60, 332 2s are 64, 6.4 M1 plus 32 5s are 320 का half 160, 1600 equal to 8 times of M1 plus 1000। तो 8 times of M1 minus 6.4 is 1.6, M1 is equal to 600, तो M1 is equal to 600 by 1.6। you have to solve this, तो आपको ये मिलेगा अराउंड 375 ग्राम्स। तो 375 ग्राम ऑप्शन नंबर डी है। सिंपल था ये, यू जस्ट नीड टू नो द फॉर्मूला, और ये आता है हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस से, तो कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी से आता है ये। The temperature coefficient of resistance of wire is 0.00125 per degree Celsius. At 300 Kelvin, its resistance is 1 ohm. The resistance of wire will be 2 ohm at, तो आपको याद होगा हमने रेजिस्टेंस, हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद टेम्परेचर, वो देखा था हमने R01 प्लस सम कांस्टेंट अल्फा इनटू टी। क्यों? क्योंकि प्लस क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक वायर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, वेयर अल्फा इज कॉल्ड एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हमको बोला है, अल्फा की वैल्यू दी हुई है 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री बोला है। ओके, सो 27 डिग्री पे 1 ओम रेजिस्टेंस है एंड आपको बोला है कि 2 ओम कब होगा, तो मैं क्या करूंगा, आई कॉल इट एज लाइक R27 that is equal to R01 plus 27 times of alpha and RT, क्योंकि पूछा है at what temperature, तो RT equal to R01 plus T times of alpha, क्योंकि T फाइंड करना है। then I'll divide these two, R27 by RT equal to R0 कैंसिल हो जाएगा, 1 plus 27 alpha upon 1 plus T alpha। R27 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर 300 पे 1 ओम है, so that is 1 ohm by 2 ohm is equal to 1 plus 27 alpha upon 1 plus T alpha। इसको सॉल्व करोगे, 1 plus T alpha is equal to 2 plus 54 alpha। तो you just have to solve this, अल्फा की वैल्यू आपको दी हुई है, तो 1 प्लस, एक काम करता हूं मैं, because alpha is given to us, so I'll just say T minus 54 times of
alpha is equal to 2 minus 1. So this is nothing but t minus 54 equal to 1 by alpha. तो t is equal to 1 by alpha plus 54. तो 1 by alpha क्या calculations कर लो plus 54 कर लो. तो it is simple thing because it will be 1 upon 0.00125 is 125 into 10 power minus 5 ऊपर जाएगा तो 10 power plus 5 होगा. और 10 power plus 5 को मैं लिख सकता हूँ 10 power 3000 into 10 power 2 1 जा and this is nothing but 8 जा. तो 800 plus 54 854 डिग्री सेल्सियस. केल्विन में लाने के लिए आप इसमें 273 ऐड करोगे तो 800 plus 273 अगर आप ऐड करोगे तो 1127 केल्विन आने वाला है. आंसर ऑप्शन नंबर डी. कुछ नहीं है, आपको बताना चाहिए रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 1 plus alpha t where alpha is coefficient of resistance. ओके तो 27 डिग्री क्योंकि 300 केल्विन मतलब 27 डिग्री. तो 27 डिग्री पे मैंने सिर्फ यहाँ पे t की वैल्यू 27 डाली है और t डिग्री पे हमने t की वैल्यू t रखी है. देन वी डिवाइडेड एंड सॉल्व कर लिया हमने. दैट्स इट. सो यू गेट temperature as 27 degree, no sorry, 1127 Kelvin. Next question. Two spheres made of same substance have diameters in the ratio 1:2. So d1 by d2 is equal to 1 by 2. सेम सब्सटेंस का मतलब ये होता है स्पेसिफिक हीट भी सेम होगा. मतलब S1 equal to S2 होगा. Their thermal capacities are in the ratio. थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? हीट इक्वेशन क्या था? ms डेल्टा टी. तो हीट इक्वेशन में और थर्मल कैपेसिटी में सिर्फ बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बोलते हो. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप बोलते हो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kilogram of gas by 1 degree Celsius. और हीट कैपेसिटी में आप बोलते हो, थर्मल कैपेसिटी में बोलते हो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस. मतलब सिर्फ डेल्टा टी की वैल्यू आप 1 डालोगे और ये m को वहां शिफ्ट करोगे तो डेल्टा Q इज इक्वल टू ms. दैट इज थर्मल कैपेसिटी. तो ये पता होना चाहिए कि थर्मल कैपेसिटी जो है दैट इज नथिंग बट m into s. इसका रेशो चाहिए आपको तो डेल्टा Q1 बाय डेल्टा Q2 इज इक्वल टू m1 s1 अपॉन m2 s2. बट क्योंकि स्पीयर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल तो s1 इक्वल टू s2 तो कैंसल एंड कैंसल. तो इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ मासेस. और स्पीयर है तो रेशियो में लिख सकता हूँ, मास में लिख सकता हूँ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. और क्योंकि दोनों सेम सब्सटेंस है तो डेंसिटी भी सेम होगा. फिर वॉल्यूम में लिख सकता हूँ 4/3 पाई r क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब. कैंसल 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 कैंसल. r1 by r2 is nothing but d1 by d2 का क्यूब. d1 by d2 is 1/2 1/2 का क्यूब 1/8. तो 1/8 is the ratio of thermal capacities of the two spheres, not two substances. Substances same, right? A metallic bar is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. The coefficient of linear expansion is 10 power minus 5. What will be the percentage change in length? It is a very simple question. Delta L by L ये आप already जानते हो in terms of alpha and delta t. कल ही मैंने बताया था half alpha delta theta.
हमने कल ही ये इक्वेशन लिखा था। आपको परसेंटेज चेंज बोला है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 1/2 अल्फा, अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻5 है, डेल्टा थीटा दैट इज 100 और ये और एक 100, तो ये आपका जाएगा इजी इजी, है ना, बहुत इजी है ये। क्यों? ये हाफ अल्फा डेल्टा थीटा आता है क्या? हाफ नहीं आता है। हाफ कहाँ पे आता है फिर? काइनेटिक एनर्जी या फिर रोटेशनल एनर्जी की जब बात होगी। तो 10⁻⁻5 और 10⁻+4, how much it is? 10⁻⁻1, that is 0.1%. Option number B. The design of a physical instrument requires that there be constant difference in length of 10 centimeter between iron rod, length of iron rod, and length of copper cylinder laid side by side at all temperatures। मतलब मैं कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दूं, दोनों के दोनों का लेंथ का डिफरेंस हमेशा 10 सेंटीमीटर रहना चाहिए। इसका मतलब जब मैं हीट करूंगा तो चेंज इन लेंथ ऑफ आयरन रॉड एंड कॉपर सिलेंडर शुड बी सेम, राइट? ऐसा क्यों? इजी है, अगर आप समझोगे तो इट इज इजी। मेरे पास एक आयरन रॉड है, मेरे पास एक कॉपर रॉड है, दोनों के लेंथ में डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है। तो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस केस में दोनों का लेंथ बढ़ेगा और दोनों का लेंथ इतना ही बढ़ना चाहिए सो दैट द डिफरेंस ऑलवेज रिमेन्स 10 सेंटीमीटर। मतलब इंक्रीज इन लेंथ ऑफ आयरन रॉड एंड कॉपर सिलेंडर शुड बी ऑलवेज सेम, मतलब इंक्रीज इन लेंथ शुड बी सेम, राइट? तो उन्होंने ये पूछा है आपको what are their original lengths, मतलब what is length of iron, what is length of copper given this condition। अगर आपको याद होगा this is nothing but change in length was original length into alpha into delta theta। याद है क्या? fractional change in length is alpha delta theta, तो change in length is L alpha delta theta। तो this is for copper, क्योंकि उन्होंने बोला है कि एट ऑल टेम्परेचर, तो मैं जब भी टेम्परेचर चेंज करूंगा तो दोनों का सेम अमाउंट से करूंगा। लेट मी कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे यहां मिल जाएगा लेंथ ऑफ आयरन रॉड टू दैट ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू अल्फा ऑफ कॉपर रॉड टू दैट ऑफ आयरन। तो अल्फा सी यू इज 17 इंटू 10⁻⁻6, अल्फा एफ ई इज 11 इंटू 10⁻⁻6। कैंसल कैंसल, 17/11 है तो आपको मिल जाएगा एल एफ ई इज इक्वल टू 17/11 टाइम्स ऑफ एल सी यू। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो 17/11 एल सी यू माइनस एल सी यू इज इक्वल टू 10। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 17 माइनस 11 दैट इज 6 अपॉन 11 वहां पे गया 110। ओके, तो ये आ जाएगा एल सी यू इज 110/6, 110/6, 120/6 is 20, तो 20 से कम 18.3। किसका? कॉपर का। कॉपर का 18.3 आ गया, खत्म। ऑप्शन नंबर ए। फिर ये आप 18.3 जो वैल्यू है अगर आप चाहो कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 10 प्लस 18.3 विल बी 28/3, 28.3, 18.3 प्लस 10 हो गया सॉल्व। ऑप्शन नंबर ए। A brass rod and lead rod each 80 centimeter long at 0 degree Celsius are clamped at one end with their free ends coinciding। एक रिजिड सपोर्ट है, उस पे एक ब्रास रॉड है, उस पे एक
दूसरा बोला है लीड रॉड है, they are clamped such that their free ends are coinciding. इसका मतलब they are telling you original length of brass rod and that of lead rod they are same. Okay, lead को वैसे scientific notation is different but I'm just writing LLPV. The separation of the free ends of the rod if the system is placed in steam bath is. मैंने इस सिस्टम को स्टीम बाथ में रख दिया. स्टीम बाथ मतलब टेम्परेचर इज हाउ मच 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब आई एम हीटिंग इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. तो व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द लेंथ. सेपरेशन मतलब डिफरेंस, क्योंकि दोनों एक्सपांड होंगे. तो इट्स अ बेसिक थिंग, आपको पता है. फॉर ब्रास द न्यू लेंथ फॉर ब्रास विल बी ओरिजिनल लेंथ 1 प्लस अल्फा ब्रास इंटू डेल्टा थीटा. ओके, तो यू हैव टू सॉल्व दिस. देन यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ऐसा कि स्टीम बाथ में तो रखा तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इनिशियल टेम्परेचर क्या था, दैट इज व्हाट इज कंफ्यूजिंग. ऐसा बोला है कि पहले रूम टेम्परेचर पे रखा है, एनटीपी एसटीपी कुछ नहीं है. तो फिर फाइनल टेम्परेचर इज ऑलवेज टेकन टू बी इंक्रीज इन टेम्परेचर. बोला है ना 0 डिग्री, बोला है 0 डिग्री बोला है. तो ये नहीं भी बोला होता तो फिर in that case final temperature is taken to be delta theta. तो बोला है, good. So it is simple. So you have LB. अभी why I'm writing this? What are we supposed to find out is, क्या find करना है, क्या find करना है हमको, क्या find करना है, अरे क्या find करना है, the step. हाँ, इसका मतलब बेसिकली हम लोगों को फाइनल लेंथ को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो फाइनल लेंथ पहले निकाल तो लो. एलबी कितना है 80 सेंटीमीटर. 1 प्लस अल्फा ब्रास 18 इंटू 10 पावर माइनस 6 इंटू 100, मतलब ये आएगा 80. 1 प्लस दिस इज 10 पावर माइनस 4 इंटू 18, मतलब 0.0018, मतलब ये आ जाएगा 80 इंटू 1.0018. सिमिलरली आप लीड के लिए करोगे तो फॉर लीड यू सपोज टू डू द सेम थिंग. For lead you will be doing the same thing. L1 plus alpha L delta theta, this is again 81 plus alpha L. Alpha L is 28 into 10 power minus 6 into 10 power 4. 10 power 4 ना 10 power 2. तो ये आएगा 80 और ये आ जाएगा 1.0028, राइट. तो डिफरेंस सेपरेशन डेल्टा एल इज इक्वल टू लीड माइनस ब्रास. क्यों लीड माइनस ब्रास दिख रहा है यहाँ पे 0.14 है, यहाँ पे 0.28 है, यहाँ पे 0.18 है. तो फाइनल लेंथ किसका ज्यादा हुआ, लीड का. क्यों, क्योंकि लीड का थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट ज्यादा है. सिंपल लॉजिक. तो दोनों को सब ट्रैक करो. तो जब मैं सब ट्रैक करूंगा तो मैं 80 दोनों में से कॉमन निकालने वाला हूं. 1.0028 माइनस 1.0018, राइट. तो आ गया आंसर. बिना देखे ही आप आंसर लिख सकते हो ऑप्शन नंबर बी. क्यों, क्योंकि ये 80 और ये आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग 0.001 सेंटीमीटर में. तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके एमएम में कन्वर्ट कर लेना. जो भी आंसर आएगा that should have 0.8. so 0.8 mm, मतलब बेसिकली दिस इज नथिंग बट ये 10 पावर माइनस 3 और ये प्लस 1, तो 8 इंटू 10 पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, दैट इज 0.8 mm. डन.
Good question. A solid whose volume does not change with temperature. Solid का वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ नहीं बढ़ेगा, मतलब देयर इज नो वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ सॉलिड. Floats in a liquid for two different temperatures T1 and T2 of the liquid. Fractions F1 and F2 of the volume of the solid remain submerged in the liquid. ऐसा क्यों बोला है उन्होंने? हमको जब पूछा क्या है, the coefficient of volume expansion of liquid is. बात ऐसी है, solid will not change in volume if heated, but liquid will. तो मान लो कि पहले 25% of solid was inside liquid. अब जब मैं लिक्विड को हीट करूंगा तो लिक्विड तो एक्सपैंड होगा. लिक्विड एक्सपैंड होगा मतलब सॉलिड का ज्यादा वॉल्यूम अब लिक्विड के अंदर जाएगा, मे बी 40%. तो F1 is the fraction, initial fraction submerged of the solid in the liquid, and F2 is final fraction. So the coefficient of volume expansion of liquid in terms of fraction of the body submerged and temperature T1 and T2 is given by. How to solve this question? Easy है. You need to know here that volume of liquid displaced is equal to at temperature T1 degrees Celsius is equal to fraction of the solid inside the liquid, and that is equal to V1, which is equal to V0 1 plus gamma delta theta. You said this only, but she just said delta V by V equal to gamma delta theta, मतलब वही है. Okay, so similarly volume of liquid displaced at temperature T2 is equal to fraction of solid inside liquid, and यहाँ पे भी आप लिखोगे, that's all. Correct? Good. सिर्फ डेल्टा थीटा you have to be careful with. तो यहाँ पे अगर हमको डेल्टा थीटा, हम यहाँ पे T1 लिख लेंगे, मान लेंगे इनिशियल, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट डिफाइन करने के लिए वैसे भी इनिशियल टेम्परेचर 0 लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं डेल्टा थीटा की जगह पे T1 माइनस 0 लिखूंगा, मतलब इनिशियल टेम्परेचर 0 था और फाइनल टेम्परेचर T1 था, यहाँ पे T2 है. ओके, गुड. देन कोएफिशिएंट निकालना है तो इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो. F1 by F2 is equal to V0 1 plus gamma T1 upon V0 1 plus gamma T2. V0 कैंसल आउट हो गया, तो F1 by F2 is equal to 1 plus gamma T1 1 plus gamma T2. क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व. तो करना पड़ेगा वो आपको, यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व दिस टू फाइंड आउट ग्यामा, क्योंकि आपको ग्यामा ही फाइंड करने के लिए बोला है. तो दिस इज 1, मतलब F1 प्लस F1 ग्यामा T2 इक्वल टू F2 प्लस F2 ग्यामा T1. जहां जहां पे ग्यामा है उसको एक साइड पे लाओ, बाकी सबको दूसरे साइड पे रखो. तो F2 T1 माइनस F1 T2 ग्यामा,
तो gamma is equal to f1 minus f2 upon f2 t1 minus f1 t2. I can see this option number A. Option number A. So you should be doing this way. ऐसा सॉल्व करना है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है ये. अ क्लॉक with a metal pendulum waiting seconds, waiting seconds मतलब counting seconds, keeps correct time at 0 degree Celsius. If it loses 12.5 seconds a day at 25 degrees Celsius, the coefficient of linear expansion of metal of pendulum is. So how do we solve this question? If you remember, time period of pendulum is 2 pi under root L by G. Then you say that a pendulum whose time period is 2 सेकेंड, मतलब टू एंड फ्रो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड है ना, उसको बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम. तो व्हेन आई स्क्वायर इट, so length of seconds pendulum is g by pi square, and g by pi square is roughly 1. तो लेंथ ऑफ दैट पेंडुलम इज 1 मीटर, ऐसा बोलने का मतलब है उनका. दिस पेंडुलम कीप्स सेकेंड मतलब इट मेजर्स सेकेंड, ऐसा इसका मतलब होता है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0 डिग्री पे बराबर टाइम मेजर कर रहा है. फिर हम हीट करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा या कम होगा, डिपेंड्स. ओके, डिपेंड्स. इफ इट लूजेस 12.5 सेकेंड्स अ डे, क्यों? देखो लूजिंग का मतलब क्या होता है, हमको पता है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी. पहले 1 मीटर था 0 डिग्री पे, अब हीट किया तो लेंथ बढ़ा तो टाइम पीरियड बढ़ा. टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब होता है कि पेंडुलम इज टेकिंग मोर टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब इट इज लूजिंग टाइम, इट इज नॉट गेनिंग टाइम. एग्जाम्पल बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में. आपको पेंडुलम बना दिया, मैंने बोला इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाओ, यहां से वहां गए 1 सेकेंड, वहां से यहाँ है 1 सेकेंड, राइट. अब अगर मैंने हीट बढ़ाया तो नाउ दिस रूम इज एक्सपेंडिंग, सो यू विल टेक मोर टाइम टू, राइट. टाइम पीरियड बढ़ना मतलब यू विल टेक मोर टाइम, मतलब यू आर लूजिंग टाइम. तो ये उसका मतलब है वहां पे, यू आर लूजिंग टाइम. तो अभी ये इंफॉर्मेशन दिया है, हाउ डू यू फाइंड आउट अल्फा, बताओ. मैंने इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त समवेयर आई रोट हाफ, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कहीं तो मैंने वो हाफ लिख दिया था, यहां पे लिखा था मैंने हाफ. अब समझेगा क्यों. क्यों? क्योंकि what do we know is coefficient of linear expansion निकालना है, and what do we know is delta L by L is alpha delta theta, and we know T is proportional to L raised to half. So we know that delta T by T is 2 times of delta L by L. Clear? Good. हमको क्या फाइंड करना है? अल्फा फाइंड करना है. गुड. तो एटलीस्ट आई कैन राइट फ्रॉम हियर डेल्टा L by L is half delta T by T, correct? And I will use equation 1 and 2.
half delta t by t is equal to alpha delta theta from 1 and 2, बराबर है ना? डेल्टा एल बाई एल इज हाफ डेल्टा टी बाई टी, और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होगा फ्रॉम 1 and 2. सो फ्रॉम 1 and 2, तो अल्फा मुझे मिलेगा हाफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 1 बाई डेल्टा थीटा. हाफ डेल्टा टी बाई टी कैसे निकालोगे वो बताओ. There's one correction, जिसको समझा होगा वो फिर, हाँ क्या आना चाहिए फिर 1/2. तो ये चीजें बहुत मैटर करती है क्योंकि ओनली दिस मच ऑफ करेक्शन विल लीड टू एरर्स एंड अ लॉट ऑफ एरर्स. मतलब except for one, you're not really looking at what I am writing. If you do this mistake तो गए काम से. तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2. अब बताओ कि what will you write for delta t? How much time we have lost? 12.5 seconds upon total time. क्या बोला है? If it loses 12.5 seconds a day, मतलब total time 1 day मतलब 24 hours. 24 hours मतलब into 60 minutes into 60 seconds. Okay, and delta theta is 25. cancel, ये पता होना चाहिए. It is 86400. 1 day has 86,400 seconds. हो गया आपका ऑप्शन नंबर. तो यू शुड बी नोइंग दिस. ये आपको आना ही चाहिए. You don't remember what was seconds pendulum. You don't remember how to keep time. How does not we, but pendulum keep time. ये सब चीजें नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. Alright. A wire of length L0 is supplied heat to raise its temperature by T. If gamma is coefficient of volume expansion of the wire and Y is Young's modulus of the wire, then the energy density stored in the wire is. Energy density मतलब energy per unit volume, और energy, potential energy in case of extension of wire elasticity was half load into extension divided by volume. Volume is area into L, तो half F by A, और बाद में आपका वो स्ट्रेस हो जाता है. तो अगर याद होगा तो ये हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन आता है ये. करेक्ट. फिर अगर आपको याद होगा इसको हमने दो तरीके से लिखा था. एक तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू वाई. तो स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू वाई, स्ट्रेस इक्वल टू स्ट्रेन इनटू वाई मतलब हाफ स्ट्रेन स्क्वायर इनटू वाई. ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल एक्सपेंशन, और थर्मल एक्सपेंशन में आप स्ट्रेस नहीं, आप स्ट्रेन फाइंड कर सकते हो. स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल. तो ये होता है एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर इनटू वाई.
तो ये होता है डेल्टा एल बाय एल अल्फा, अल्फा राइट, अल्फा है ना, अल्फा होता है ना। तो ये क्या देख रहे हैं हम लोग, उस पर ध्यान दो, डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर, ओके राइट, बराबर, यस और नो, करेक्ट और नो। यंग्स मॉड्यूलस में क्या चेंज होता है, और वायर ऑफ लेंथ L0 बोला है ना, हाँ, तो डेल्टा एल बाय एल स्क्वायर इंटू वाई, दिस इज हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा मतलब यहाँ पे उन्होंने बोला है टी है वो, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख दूंगा डेल्टा थीटा स्क्वायर वाई, मतलब हाफ अल्फा, बट व्हाट इज अल्फा एंड गामा रिलेशन, गामा बाई 3, गामा बाई 3, और दिस इज टी स्क्वायर वाई, तो ये आपको मिलेगा 1/2 और नीचे 3 का स्क्वायर मतलब 1/18 गामा स्क्वायर टी स्क्वायर वाई, 1/18 गामा स्क्वायर टी स्क्वायर वाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर एस, अभी मैं इसको एस बोलूंगा, आई विल नॉट चेंज सिंबल अगेन एंड अगेन, 0.20 प्लस 0.14 टी प्लस 0.023 टी स्क्वायर कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, the heat required to raise the temperature of 2 gram of substance from 5 to 15 degree will be, heat required to raise, it is MSDT, ये फॉर्मूला था डेल्टा Q is equal to MS डेल्टा T। तो what is the amount of heat required to change the temperature from 5 to 15, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करोगे ना, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक हीट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इंटीग्रेशन होगा, नहीं इंटीग्रेशन होगा, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट टू रेज द टेम्परेचर बाय स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे 5 से 6, फिर 6 से 7, फिर 7 से 8, ऐसा 15 तक, तो फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हमको, फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2, MSDT, तो M तो 2 ग्राम कांस्टेंट है, 5 टू 15, एस डी टी, व्हाट इज एस मतलब सी, 0.20 प्लस 0.14 टी प्लस 0.023 टी स्क्वायर डी टी, डी कैपिटल टी, वैसे ये भी कैपिटल टी होना चाहिए, बट ठीक है, अभी टेम्परेचर को स्मॉल बोल रहा है तो स्मॉल ही बोल दो, लेट्स नॉट चेंज नोटेशंस। तो Q इज इक्वल टू M इज 2 ग्राम, 0.02 का इंटीग्रेशन 0.02 कांस्टेंट इंटीग्रल के बाद जस्ट इंटीग्रेशन dt प्लस 0.14 आउटसाइड t dt प्लस 0.023 t स्क्वायर dt, लिमिट्स 5 से 15, 5 to 15, तो दिस इज व्हाट यू गेट, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर ये पता है, तो आप ये लिमिट्स डालोगे 5 से 15 तक, यहाँ पे you substitute limits and then you will solve it to find out what is the value of Q, ओके तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ये सब करके ये आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू डू इट फॉर यू नाउ। So after solving everything, you should get 82 calories if I'm not wrong, 82 calories. तो क्वेश्चन का लेवल सिंपल था, सिर्फ ये समझना था कि हाउ मच heat you need to supply is obtained by integration and not differentiation. Next question.
आई विल स्किप दिस। क्यों? क्योंकि ये मिक्सचर वाला क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ टू लिक्विड्स एंड मिक्स्ड रिजल्टिंग टेम्परेचर इज, पहला ही क्वेश्चन था इस दिन का। M1S1 T1 plus M2 S2 T2 अपॉन M1 S1 plus M2 S2, वही फॉर्मूला यूज होगा। If two rods of length L1 equal to L and L2 equal to L having coefficient of linear expansion alpha and 2 alpha respectively, they are connected so that the length becomes 3L. The average coefficient of linear expansion of the composition rod equals, तो कैसे find करते हो average? How do you find out average? आपको आता है, you know it, थोड़ा सा सोचो, मुझे बताओ, do you remember formula for alpha? Yes, बताओ अल्फा का फॉर्मूला। वेरी गुड, एल डेल्टा टी या डेल्टा थीटा, जो भी आप डिनोट करोगे, आई एम फाइन विद इट। गुड, राइट। अगर मुझे एवरेज की बात करनी है तो एवरेज बोला है ना। अब क्या है कि ये सपोज मान लो ये पहले केस का है, ये दूसरे केस का है। अब जब मैं एवरेज लिखूंगा और हमको पता है अल्फा 2 इज 2 अल्फा और अल्फा 1 इज जस्ट अल्फा, राइट। I want to have average, तो there are two ways out। एक तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2, दूसरा आप अल्फा एवरेज का फॉर्मूला ही बना लो इन टर्म्स ऑफ चेंज इन लेंथ। तो वो ऐसा बनता है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L, जो यहाँ पे L फाइनल है वो मतलब 3L की बात हो रही है, L फाइनल की बात हो रही है यहाँ पे, इनटू डेल्टा T। ओके, तो अब डेल्टा L1, ये यहाँ पे है डेल्टा L1, क्या है डेल्टा L1? इट इज जस्ट दिस थिंग। डेल्टा L2 इज दिस थिंग, बराबर। गुड, तो डालो वहां पे डेल्टा L1 होती है अल्फा L1 डेल्टा T प्लस 2 अल्फा L2 डेल्टा T अपॉन L फाइनल इज 3L डेल्टा T। तो डेल्टा टी कॉमन निकाल के कैंसल, अल्फा L क्योंकि L1 इज L, 2 अल्फा L2 इज 2L अपॉन 3L, 2 2 4, 4 में 1 5, तो 5 अल्फा L बाई 3L, तो 5/3 L, 5/3 अल्फा, ऑप्शन नंबर। अभी आप बोलोगे कांट आई डू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2, अल्फा 1 इज अल्फा एंड अल्फा 2 इज 2 अल्फा, अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा/2। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दोनों रॉड का इनिशियल लेंथ अलग था, इसलिए नहीं कर सकते। अगर दोनों रॉड का इनिशियल लेंथ सेम होता तो फिर ठीक था। क्लियर? तो इसलिए एवरेज अल्फा, इसका फॉर्मूला बना लेना। तो एवरेज अल्फा क्या आएगा? टोटल चेंज इन लेंथ दैट इज अल्फा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अपॉन L फाइनल डेल्टा T, ऐसा आएगा। क्लियर? राइट? सो ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। अभी आपके 4 क्वेश्चंस वो मैं आपके लिए असाइनमेंट रख दूंगा अब, and 27, 28, 29, 30, and we'll stop here. So this is the end of module 4.